Hello everyone, welcome to Anthrobird Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic linguistic elements in the Indian population and their distribution. Last lecture में हमने डिस्कस किया था ethnic elements in the Indian population and their distribution और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे factors influencing the Indian population structure and the growth and the racial classification of Indian tribes or system of kinship in India. तो यह जो टॉपिक है या एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 2.0 है और यह लेक्चर उसका थर्ड पार्ट है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन द इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो इंडिया जो है वह एक डाइवर्स कंट्री है जिसका एक रिच लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है। अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और यहाँ पे बहुत सारे मेजर लैंग्वेज फैमिलीज भी हैं और 100 ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो अक्रॉस द कंट्रीज बोली जाती हैं। जैसे कि एक रेशियल ग्रुप जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है फिजिकल फीचर्स के द्वारा, वैसे ही एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है उसका एक सोशल सिग्निफिकेंस होता है और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनल आइडेंटिटी में, क्योंकि हर लैंग्वेज और डायलेक्ट जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज या एक डिफरेंट रीजन में डेवलप होता है। अगर हम इसके जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यह आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुआ है। जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी उसके बाद इसका रिकॉग्नाइजेशन हुआ है और इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, जो कि जिसके द्वारा हमने प्रोविंसेस को, स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया था। और जो सबसे पहला स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइज किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। अगर हम अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर लें तो इंडिया में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस थी, संस्कृत, पाली और प्राकृत, और बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे, जिसमें से संस्कृत जो है वो मेन लैंग्वेज था जो कि कोर्ट में यूज़ किया जाता था, एलिट लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था और लिटरेचर में यूज़ किया जाता था, और जो कॉमन लोग थे वो बोलते थे पाली और प्राकृत लैंग्वेज को। तो पाली और प्राकृत बेसिकली ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इन दोनों रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जी.ए. ग्रायरसन की बात कर लें तो उन्होंने सबसे पहला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था जिसमें इन्होंने 179 लैंग्वेजेस और 544 डायलेक्ट्स को यूज़ किया था। हालांकि ये जो लिस्ट है इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डायलेक्ट्स को लैंग्वेज ग्रुप में इंक्लूड कर दिया था। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था वो किसने किया था, तो वो बनाए थे जी.ए. ग्रायरसन ने। अब हम लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो लैंग्वेज का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वो है सोशल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं जिसके द्वारा एक सोशल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पर्सन्स। फिर हम सेकंड देखेंगे इमोशनल इंटीग्रेशन। तो इमोशनल जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उनको हम लैंग्वेज के थ्रू व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, जिससे एक इमोशनल इंटीग्रेशन होता है। और थर्ड जो है रीजनल आइडेंटिटी। तो हर सोसाइटी हर एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है जिसकी एक रीजनल आइडेंटिटी वहाँ के लैंग्वेज या डायलेक्ट से होती है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे जो कि इंडिया में है। यहाँ पे बेसिकली 4 ग्रुप हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर निषाद, जिसको 1.38% ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन बोलती है, और इस पॉपुलेशन में इंक्लूड हैं सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जैसे संथाल, मुंडा, हो, कोराको और कुछ ट्राइब्स।
सेकंड जो है वो है साइनो तिब्बतन, जिसे हम तिब्बतो चाइनीज़ भी बोलते हैं, जैसे किरात भी बोलते हैं। इसको बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वो है 0.857% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और इसको जो बोलने वाली जो पॉपुलेशन है उसमें आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जैसे मिसिमी, लेप्चा, लद्दाखी एक्सेट्रा। थर्ड हम ग्रुप की बात करेंगे तो यह द्रविडियन, जो जिसमें कि 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है द्रविडियन लैंग्वेज को बोलती है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एक्सेट्रा। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है द्रविडियन ग्रुप में आती हैं। और फोर्थ जो लैंग्वेज ग्रुप है वो है इंडो आर्यन, या जिसे हम इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है। 73% पॉपुलेशन को ये इंक्लूड करता है। इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, कोंकणी, राजस्थानी और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये है इनका टाइप्स। आगे हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे। तो ये चार्ट की हेल्प से यहाँ पे लैंग्वेजेस और मेजर डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो चाइनीज़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनका डिवीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक या निषाद के बारे में। तो ये जो फैमिली है ये फर्स्टली सब डिवाइडेड है टू ब्रांचेस में, मुंडा और मोन खमेर। तो जो मुंडा ब्रांच है वो बेसिकली 14 ट्राइबल लैंग्वेजेस को कंसिस्ट करता है, जिसमें संथाली जो है वो लार्जेस्ट है। फिर हम मुंडा ग्रुप की जो बात करें, ये छोटा नागपुर और संथाल परगना ऑफ बिहार, मयूरभंज एंड खोंडमहल इन उड़ीसा और बैतूल इन महाराष्ट्र में बोला जाता है। सेकंड ग्रुप की बात कर लें मोन खमेर ब्रांच की, तो इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं जो कि ज्योग्राफिकली एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जैसे खासी जो कि मेघालय में है और निकोबारीज जो कि निकोबार आइलैंड में बोली जाती हैं। तो खासी लैंग्वेज जो है वो मेघालय में बोली जाती है और निकोबारीज जो है वो निकोबार आइलैंड में बोली जाती है, जो कि मोन खामेर ब्रांच से बिलोंग करता है। इस ग्रुप से जो रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं वो है मुंडारी, खरवारी, गोंडी, सवारा, खरिया, गदाबा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो डायलेक्ट्स हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर निषाद ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो इनकी, अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर लें तो इनकी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो रिच कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है उन कम्युनिटीज़ में जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज को बोलते हैं। सेकंड हम देखेंगे इंडिजीनियस कल्चर के बारे में इनके। तो ये जो कल्चर और लैंग्वेज हैं ये अपने हिस्ट्री या फिर प्री हिस्ट्री में एक डीप रूट को क्रिएट करते हैं, और ये जो कल्चर हैं ये एक यूनिक इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक कल्चर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है साउथ ईस्ट एशिया के हिस्ट्री को सेव करने में। जैसे एग्जांपल लें, जो खमेर सिविलाइजेशन है कंबोडिया में, जहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोली जाती है खमेर, तो ये जो है ये डेवलप किया है एक मोस्ट रिमार्केबल एंशिएंट सिविलाइजेशन को उस रीजन में, जो कि इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अंकोर वाट, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसके आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक के बारे में। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक कल्चर है यह प्रोड्यूस किया है रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को, जो इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट, लिटरेचर। और ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं ये ऑफन इनकॉर्पोरेटेड हैं इन द एलिमेंट्स ऑफ द इंडिजीनियस बिलीव्स, माइथोलॉजीज, डेली लाइफ, जो कि एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को शोकेस करता है किसके, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के। तो ये इसका एक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक से रिलेटेड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। अब हम रिचुअल्स और फेस्टिवल्स की बात कर लें तो ये जो इवेंट्स हैं
ये इंक्लूड करते हैं कम्युनिटी गैदरिंग को, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस को, रिलीजियस सेरेमनीज़ को, और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉलेज फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये रिचुअल्स और फेस्टिवल से रिलेटेड इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात कर लें तो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जो जैसे कि ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज और जो कल्चर हैं उनमें इंडेंजरमेंट का रिस्क आ चुका है, ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो इसलिए इनका कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हम ग्रुप देखेंगे साइनो तिब्बतन, या जिसे हम तिब्बतो चाइनीज़ या फिर किरात भी बोलते हैं। तो इस फैमिली को हम दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, थाई और तिब्बतो बर्मन। तो जो थाई ग्रुप है ये इंक्लूड करता है जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट अहोम ऑफ आसाम है, और जो कमटी ब्रांचेज हैं उनको ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो तिब्बतो बर्मन ग्रुप, जिसको फर्दर 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला है तिब्बतो हिमालयन ब्रांच, दूसरा है वो नॉर्थ आसाम या फिर इसे हम अरुणाचल ब्रांच भी बोलते हैं, और थर्ड जो है वो है आसाम या फिर आसाम बर्मीज ब्रांच। तो ये इनके 3 ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तिब्बतो हिमालयन ब्रांच के बारे में, जिसको फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, भोटिया और हिमालयन। तो भोटिया सेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है तिब्बतन, बाल्टी, लद्दाखी, लाहौली, शेरपा और सिक्किम भोटिया को। हिमालयन सेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है चंबा, किन्नौरी, लेप्चा, जिसमें कि किन्नौरी जो है वो लार्जेस्ट है। तो ये था तिब्बतो हिमालयन ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अरुणाचल ब्रांच का, जिसमें कि लैंग्वेज जो आती है मीरी, अबोर, अका, डाफला, मिसमी, मिसिंग, ये सारे अरुणाचल ब्रांच से बिलोंग करती हैं। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे आसाम ब्रांच, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि बोडो या फिर बोरो, नागा, काचिन, कुकीचीन, बर्मीज। तो ये सारे जो है आसाम ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो इसमें से जितने भी हैं इनके सेवरल स्पीचेज हैं, और उसमें से कुछ हैं कचरी, गारो, त्रिपुरी, अंगामी, आओ, सीमा, रिंगमा, कुबुई, सिंगपो, लुसाई, मिकिर एक्सेट्रा। तो ये जो लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं इस फैमिली के, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन और सब हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती हैं। इनके हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लें, साइनो तिब्बतन के कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लें, तो जो चाइनीज सिविलाइजेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड के द्वारा बोला जाता है। जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है इनका एक रिच हिस्ट्री है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चला आ रहा है, और इसने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं रिलेटेड टू द फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्यूसीन और बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में। फिर हम तिब्बतन बुद्धिज़्म की बात कर लें। जो तिब्बतन लैंग्वेज है ये भी साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म से क्लोजली एसोसिएटेड है। फिर हम एथनिक डाइवर्सिटी की बात कर लें, तो जो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है ये इंक्लूड करता है डाइवर्स रेंज ऑफ एथनिक ग्रुप्स, जैसे कि हन चाइनीज़, तिब्बतन्स, बर्मीज़, वेरियस इंडिजीनियस ट्राइब्स इन चाइना, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये सारे डाइवर्सिटीज़ को वो इंक्लूड करता है। जो ईच ग्रुप है इसका एक यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल कस्टम है, म्यूज़िक है, डांस है, फेस्टिवल्स है, सोशल कस्टम्स हैं, जो कि ओवरऑल कल्चर रिचनेस में कंट्रीब्यूट करता है किसके, साइनो तिब्बतन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के। तो यहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी है जो कि डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती हैं, जैसे कि चाइना, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इनके सारे ही ग्रुप्स के यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि ओवरऑल रिलेटेड हैं साइनो तिब्बतन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ से। फिर लिटरेरी हेरिटेज की बात कर लें तो इनका एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है जो कि इंक्लूड करता है क्लासिकल चाइनीज लिटरेचर को, तिब्बतन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को, और कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के वर्क्स को भी इंक्लूड करता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर लें तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, जिसे हम TCM भी बोलते हैं, यह एक होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि डीपली रूटेड है इन द चाइनीज़ कल्चरल ट्रेडिशंस में। फिर हम कल्चरल एक्सचेंज की बात कर लें तो जो साइनो तिब्बतन फैमिली है यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेज और इंट्रैक्शंस होते हैं अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज इन द ईस्ट एशिया।
जैसे एग्जांपल लें, जो स्प्रीड ऑफ चाइनीज़ कैरेक्टर और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि टी कल्टीवेशन, पेपर मेकिंग या सिल्क प्रोडक्शन जो है, ये उनके नेबर कल्चर्स जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जैसे कि जापान, कोरिया या वियतनाम। तो ये कल्चरल एक्सचेंज है विद इन द नेबरिंग कल्चर्स। नेक्स्ट ग्रुप है द्रविडियन ग्रुप। तो ये लिस्ट डाइवर्स ग्रुप है एमंग द ऑल द 4 लिंग्विस्टिक फैमिलीज इन द इंडिया। इसको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न और साउदर्न। तो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप की बात कर लें तो इसमें ब्रोई ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्दर्न ग्रुप, जो कि इंक्लूड करता है तेलुगु, गोंडी, कोई, कुरुक और माल्टो कोलामी लैंग्वेजेस को। साउदर्न ग्रुप की बात कर लें तो जो रिप्रेजेंट होता है तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, कोदुगु, तोदू, तोदा, टोडा, टुलू, येरुकला। तो ये जो है अराउंड 96% ऑफ द टोटल द्रविड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है साउदर्न ग्रुप। जो द्रविडियन है ये बेसिकली डेक्कन प्लेटू और उसके एडजॉइनिंग कोस्टल प्लेन्स में बोला जाता है, एक्सेप्ट द महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोला जाता है। तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, कन्नड़ा जो है वो कर्नाटका में बोला जाता है और तमिलनाडु में तमिल और केरला में मलयालम बोला जाता है। जो स्मॉलर डायलेक्ट्स हैं जो कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कुर्गी जो है वो कर्नाटका में बोला जाता है, गोंडी जो है वो आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में बोला जाता है, कुरुक जो है वो और माल्टो जो है वो ट्राइबल बिहार में बोला जाता है। तो ये था द्रविडियन का एक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को देख लें। तो लैंग्वेज की बात करें तो द्रविडियन लैंग्वेज जो है इंक्लूड करता है तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस को। और ये जो लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज के पहुंचने से पहले से एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें इन रीजन्स में। जैसे हम तमिल की बात करें पर्टिकुलरली तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज है, जिसका एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है और ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है ऑन द आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो तमिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल लैंग्वेज है। लिटरेचर की बात कर लें तो जो द्रविडियन लिटरेचर है, स्पेशली तमिल लिटरेचर, इसका एक रिच हेरिटेज है ओवर द 2000 ईयर्स। 2000 साल का इसका एक रिच हेरिटेज स्पैनिंग ईयर है, जो संगम लिटरेचर को भी इंक्लूड करता है, जो कि संगम पीरियड के दौरान हुआ था। और ये संगम पीरियड कब से कब माना जाता है? 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE। तो ये 600 साल का पीरियड था जिसे संगम पीरियड बोलते हैं, जिसमें संगम लिटरेचर को कंपोज किया गया था और ये माना जाता है कि यह तमिल लिटरेचर का एक कॉर्नर स्टोन है। आर्किटेक्चर की बात कर लें तो द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है वो अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल और अपने ग्रैंड रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है। जो टेम्पल्स है साउथ इंडिया की, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, जो हम्पी का टेम्पल है, इनकी जो कार्विंग्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। जो इनके टावर हैं जो कि गोपुरम्स बोले जाते हैं, जो एंट्रेंस टावर होता है वो बहुत ही यूनिक है। और इनका जो एक्सपेंसिव कोर्ट यार्ड है ये एक द्रविडियन आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करता है। आर्ट एंड स्कल्पचर की बात कर लें तो जो द्रविडियन आर्ट और स्कल्पचर है इनका डिस्टिंक्ट स्टाइल है, जो कि इंट्रिकेट डिटेल्स और लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन से कैरेक्टराइज्ड है। जैसे जो स्कल्पचर्स हैं महाबलीपुरम में, या जो बोन्ज स्टेच्यूज हैं डेटीज़ के, ये द्रविडियन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के रिमार्केबल एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था। डांस और म्यूज़िक की बात कर लें तो जो भरतनाट्यम, कथकली या मोहिनी अट्टम, और फिर क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर लें जैसे कार्नाटिक म्यूज़िक, तो इनका रूट जो है ये भी द्रविडियन कल्चर से है। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर लें तो ये जो है बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो जो द्रविडियन मूवमेंट है ये अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था और इसके थ्रू सोशल जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट और तमिल नेशनलिज्म की बात की गई थी। अगर हम
इसको पॉलिटिकली देखें तो इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फॉर्मेशन किया गया है, जैसे डीएमके इन तमिलनाडु, जिसने कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है साउथ के पॉलिटिक्स को सेव करने में और उस रीजन के कल्चरल आइडेंटिटी को देने में। फोक ट्रेडिशन की बात कर लें तो जो द्रविडियन कल्चर है ये वाइड रेंज ऑफ फोक ट्रेडिशंस, जिसमें कि फोक म्यूजिक, डांस फॉर्म्स लाइक करगट्टम, कोलागट्टम, स्टोरी टेलिंग, फोक थिएटर्स को इंक्लूड करता है। तो ये द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप का फोक ट्रेडिशन था। नेक्स्ट ग्रुप है इंडो आर्यन, जिसमें कि इंडियन पॉपुलेशन जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, वो इस लैंग्वेज को बोलती है, एक फॉर्म में या अदर फॉर्म में, चाहे किसी फॉर्म को मिला लो, ये सारे लैंग्वेजेस को मिला करके 73% ऑफ पीपल इसको बोलते हैं। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो असम से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर के कोंकण कोस्ट तक ये लैंग्वेज बोली जाती है। इंडो आर्यन को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे डार्डिक, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्दर्न, मगधन, साउदर्न, रोमा, ये इनके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डार्डी ग्रुप के बारे में। तो इसमें है कश्मीरी, सिवा, डार्डी, कोहिस्तानी। इसमें से जो सिर्फ कश्मीरी है वो लगभग मोर देन 2 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है, जबकि जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो 10,000 से भी कम लोग बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप की बात कर लें तो इसमें आता है लिहांडी, पंजाबी, सिंधी, कच्ची, तो ये सारे नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल ग्रुप की बात कर लें तो ये सबसे लार्जेस्ट है और ये 2 मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ब्रांच है वो है राजस्थानी गुजराती ब्रांच और जो सेकंड ब्रांच है वो हिंदी उर्दू ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच की बात कर लें तो ये इंक्लूड करता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मलावी, मेवाती, गुजराती, गुज्जरी एक्सेट्रा, इन सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करता है। अगर हम सेकंड ब्रांच की बात करें जो कि हिंदी उर्दू ब्रांच है, वो कंसिस्ट करता है उर्दू और बहुत सारे हिंदी के सब टाइप्स को, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये सारे सेंट्रल ग्रुप के पार्ट्स हैं। इस सेंट्रल ग्रुप की बात कर लें जो कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को इंक्लूड करता है। नॉर्दर्न ग्रुप की बात कर लें तो इसमें बहुत सारे पहाड़ी लैंग्वेजेस हो और इनको हम 3 ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो जो वेस्टर्न ब्रांच है उसको कुल्लुई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सेंट्रल ब्रांच है उसको कुमायूनी और गोरखली इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। जो ईस्टर्न ग्रुप है उसको गोरखली या फिर नेपाली के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मगधन ग्रुप की बात कर लें तो यह भी क्वाइट लार्ज है और इसकी 4 ब्रांचेज हैं, बिहारी, बंगाली, आसामीज और उड़िया। और बिहारी को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, भोजपुरी, मगधी और मैथिली में। साउदर्न ग्रुप की बात कर लें तो ये इंक्लूड करता है मराठी और कोंकणी को, और रोमा जो है वो जिप्सीज को इंक्लूड करता है। अब हम इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इसमें लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड करता है हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस को, जो कि वाइडली इंडियन अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि वाइडली अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोली जाती हैं। अगर पर्टिकुलरली हम हिंदी की बात कर लें तो ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जो इसका रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कल्चर और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ रीजन को सेव करने में। वैदिक लिटरेचर की बात कर लें तो जो इंडो आर्यंस थे वो अपने साथ वैदिक ट्रेडिशंस को लेकर आए थे, जिससे कि हिंदुइज्म का फाउंडेशन हुआ था। वेदास की बात कर लें तो ये संस्कृत में कंपोज हुआ है, जो कि एक एंशियंट टेक्स्ट है जो कि कंटेन करता है हिम्स को, रिचुअल्स को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स को। आर्किटेक्चर की बात कर लें तो जो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर है ये कैरेक्टराइज है बाय इट्स ग्रैंडुअर एंड द इंट्रिकेट डिज़ाइन। तो ये काफ़ी ग्रैंड डिज़ाइन है, काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन है। अगर इसके एग्जांपल्स ने तो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर जो है इसमें कुछ हिस्टोरिकल साइट्स आते हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, वेरियस एंशिएंट टेम्पल्स भी रीजन के आते हैं। म्यूज़िक और डांस की बात कर लें तो जो इंडो आर्यन कल्चर है उसका एक रिच ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक और डांस है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म्स की बात कर लें, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तो इसका जो रूट है वो इंडो आर्यन हेरिटेज में है। फोक ट्रेडिशन की बात कर लें तो जो इंडो आर्यन कल्चर है ये बहुत सारे फोक ट्रेडिशंस को इंक्लूड करता है, जैसे कि फोक म्यूज़िक, डांस, थिएटर,
फोक सॉन्ग्स और डांसेस जो हैं वो लोकल कस्टम फेस्टिवल्स और डेली लाइफ को सेलिब्रेट करने में यूज़ किए जाते हैं। फोक थिएटर फॉर्म्स की बात कर लें, जिसमें कि नौटंकी और रामलीला है, यह सेंचुरी से पॉपुलर है, जो कि माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को डिपिक्ट करते हुए आ रहा है। क्यूसीन की बात कर लें तो इसमें इंडो आर्यन जो क्यूसीन है वो डाइवर्स है और ये इन्फ्लुएंस है बाय द रीजनल फ्लेवर्स एंड द ट्रेडिशंस। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो रीजनल फ्लेवर्स और ट्रेडिशंस हैं। स्टेपल फूड्स जैसे कि राइस, वीट, लेंटिल्स या वेजिटेबल्स जो हैं वो इंडो आर्यन कुकिंग में काफ़ी कॉमन है। पॉपुलर डिशेस की बात कर लें जैसे बिरयानी, करी, समोसा, वेरियस स्वीट्स जो कि इनके क्यूलिनरी हेरिटेज के पार्ट हैं, जो कि इंडो आर्यन कल्चर से एसोसिएटेड है। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स की बात कर लें तो जो इंडो आर्यन कल्चर है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स की बात कर लें तो दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, ये सारे वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स हैं जिनका यूनिक कस्टम, ट्रेडिशंस और सिग्निफिकेंस है। तो ये था इस लेक्चर में। लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।